हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक फार्मा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी एचएपी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट सेकंड चल रही थी। तो चैप्टर सेकंड की एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, पार्ट 1। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एंड ये चैप्टर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, सेकेंड पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस सेकेंड चैप्टर के कुछ बचे हुए टॉपिक्स बच गए थे, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज सेकेंड पार्ट में इसको हम कवर कर लेते हैं। पहला है हमारा, इसमें हमारे 3 टॉपिक्स आते हैं बेसिकली। पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल, दूसरा है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये आज के टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये कई बार एग्जाम में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पूछा गया है लॉन्ग में, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आप लोग को इसको स्टेप वाइज भी समझा दूँगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो। तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सो प्लीज़ एंड तक बने रहिए वीडियो में, आप लोग को पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो पहला है हमारा, जो पहला टॉपिक है हमारा स्केलेटल मसल्स। जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो स्केलेटल मसल्स का मतलब होता है जो हमारी स्किन है, जो हमारी स्किन के नीचे हमारी क्या प्रेजेंट होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि ये हमारी स्किन है, तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है वो क्या है, हमारी मसल्स हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। देखा जाए तो मसल्स बहुत सारी होती हैं, तो इसीलिए हमारी बॉडी थोड़ा बल्की होती है। जब हमारी बॉडी में बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं तो हमारी बॉडी थोड़ा बल्की लगती है, हम लोग थोड़ा हेल्दी मोटे लगते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पूरी बोन्स के बारे में पढ़ा हुआ था। तो जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, ये हमारी इन्हीं स्केलेटल सिस्टम, ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम, जो हमारी हड्डियाँ थी, बोन्स थी, जो हमारा स्केलेटल मसल्स है, इन्हीं हड्डियों के ऊपर हमारी क्या प्रेजेंट होती, मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। मीन्स हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं ये हमारी मसल से अटैच्ड होती हैं, मसल्स के साथ अटैच्ड होती हैं। तो ये हो गई हमारी स्केलेटल मसल्स। बाकी जैसे कि अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो दीज आर थोज मसल्स विच आर अटैच टू द बोन एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। ये हमारी वो मसल्स होती हैं जो कि हमारी बोन से अटैच्ड होती हैं। जैसे कि हमारी हड्डियां हैं, खाली हड्डियां तो आप लोग को दिखेंगी नहीं, ये हमारी जो थोड़ा थोड़ा आप लोग को थोड़ा मोटा लग रहा होगा, ये क्या होती हैं, ये हमारी मसल्स होती हैं जो कि हमारी बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। एंड ये हमारी क्या करती है, बेसिकली हमारी बोन्स एंड जॉइंट्स को मूव कराने में हेल्प करती है। ये हमारी सिलिंड्रिकल शेप की होती हैं, स्ट्रेटेड में होती हैं। कि स्ट्रेटेड, जैसे कि आप लोगों ने बैम्बू देखा होगा तो उसमें बीच बीच में लाइनिंग्स होती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल से बनी हुई होती हैं। तो ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर, इसमें बहुत सारे मसल्स फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे मसल्स को बनाने में काम आते हैं। एंड ये हमारे वॉलेंट्री नेचर की भी होती हैं। जैसे कि यार यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज आर वॉलेंट्री इन नेचर विच इज़ कंट्रोल बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारी वॉलेंट्री नेचर में इसलिए होती हैं, कि मीन्स आप लोग को एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जो कि हमारे ऑर्डर पे मूव करती हैं। जैसे कि ये हमारा पेन है, तो हम उठा रहे हैं इसको, हमने इसको उठाया तो किसकी मर्ज़ी से उठाया, किसी के कहने पे नहीं उठाया, हमने इसको अपनी मर्ज़ी से उठाया। तो जो अपनी मर्ज़ी से जो काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री नेचर। तो जब हम इस पेन को अपने मन से उठा रहे हैं तो ये हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करके चलती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। तो जो हम अपने मन से करते हैं, मीन्स जो चीज़ हम खुद जैसे जो चीज़ें हमारी खुद के कंट्रोल में हमारी बॉडी में, तो उसी को हम कहते हैं वॉलेंट्री इन नेचर। जैसे कि हमारा हार्ट है, तो वो हार्ट हम अपने हम लोग के कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप चलता है। तो किसी कंट्रोल में नहीं होता है, वो अपने आप चलता है। बट यहाँ पे जो हमारी मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री नेचर होती हैं, जिसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जो हमारा स्केलेटल मसल्स है, ये अप्रॉक्स 40% ऑफ बॉडी मास को कवर करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझे, लाइक कोई इंसान है 100 kg का है, तो उसमें 40% जो होती है उसके अंदर क्या होती है, मसल्स प्रेजेंट होती हैं। मीन्स पूरी कंप्लीट बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होती है, हमारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी सबसे ज़्यादा बॉडी में वेट होता है वो किसका होता है, मसल्स का वेट होता है। एंड एक बार और जान लीजिए, ये हमारी स्केलेटल सिस्टम, जो हमारी बोन्स होती हैं उसके ऊपर जो प्रेजेंट होती है वो हमारी स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं। बाकी हम अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में
स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। इसमें स्ट्रक्चर मतलब जो स्ट्रक्चर का मतलब मैंने पहले ही एचएपी में शुरू में बताया था। स्ट्रक्चर का मतलब हम लोग कहते हैं एनाटमी। इट इज़ द एनाटमी ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो ये हमारा पूरा डायग्राम है। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी ये कौन कौन चीज़ से बनी हुई है, मतलब किस किस चीज़ से मिलकर हमारी स्केलेटल मसल जो है बनती है, इसी को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारा, आप लोग को दिख रहा होगा। ये हमारा आ जाता है कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसको हम स्टेप वाइज समझेंगे, ये पूरे कंप्लीट स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसी के थ्रू हम समझेंगे। तो इसमें जैसे कि हमने स्ट्रेटेड मसल्स कहा, तो ये स्ट्रेटेड मसल्स जैसे ये हमारी हैं, जैसे कि लाइनिंग है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। ये हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल मसल्स हैं। एंड ये हमारी वॉलेंट्री नेचर होती है। एंड जो इसमें साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वो हमारे कैल्शियम आयंस को रिलीज़ करता है। ये आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ से सिंपली जान लेते हैं। एंड जो इसमें जितनी भी मतलब नोट्स वगैरह हैं स्केलेटल मसल्स की, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों को ये हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को फ्री में मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आप लोग को सिंपली मतलब स्ट्रक्चर के बारे में, नोट्स के बारे में, जितना सब कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में ईजी हो जाएगा पढ़ने में, एंड एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बन के आता है हमारा, जो कि है बोन। ये आप लोग को दिख रही होगी, ये हमारी होती है बोन, एंड ये हमारी होती है मसल्स। तो जो बोन एंड मसल्स ये होती हैं, जिसको इसको बोन्स एंड मसल्स को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, हमारे ये टेंडन, जो कि बीच में प्रेजेंट है। तो टेंडन का मेन यही काम होता है कि ये बोन्स एंड मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जो कि हमारा टेंडन होता है एक कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, मीन्स ये हमारी कार्टिलेज से बनी हुई होती है। एंड फिर आती है हमारी एपीमाइसियम। ये हमारी सबसे ऊपर की लेयर होती है, हमारी जो मसल होती है उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसको हम एपीमाइसियम कहते हैं। तो एपीमाइसियम का काम यही होता है, जो ऑरेंज ये हमारी जो मसल्स दिख रही हैं, ये मसल्स पूरी मसल्स को कवर करने का काम किसका होता है, एपीमाइसियम का होता है। फिर जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये हमारे कुछ बंडल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं यहाँ पे हमारे मसल्स में। जैसे कि ये राउंड शेप में जो आप लोग को दिख रहे हैं, ये हमारे कुछ बंडल्स हैं। तो जो हमारी सेकेंड लेयर होती है उसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं, जो कि हमारी बंडल्स को कवर करने का काम करती है। जो बंडल्स प्रेजेंट है इनको कवरिंग प्रोवाइड करती है हमारी पेरीमाइसियम। एपीमाइसियम हमारे मसल्स को कवर करती है, एंड पेरीमाइसियम हमारी बंडल्स को कवर करती है। फिर हमारी थर्ड लेयर आ जाती है एंडोमाइसियम। तो जो एंडोमाइसियम होती है ये कवरिंग प्रोवाइड करती है फेसिकल्स को। यहाँ पे कुछ फेसिकल्स, मतलब ये जो बंडल्स के अंदर जो प्रेजेंट होती है उसको हम फेसिकल्स कहते हैं। इसको कवरिंग कौन प्रोवाइड करता है, एंडोमाइसियम प्रोवाइड करती है। तो आप लोग को यहाँ पे ये फेसिकल्स दिख रहा होगा, जो कि फेसिकल्स है। फेसिकल के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है मसल्स फाइबर। फेसिकल्स के अंदर हमारा क्या होता है, ये कुछ मसल्स फाइबर होते हैं, जो कि ये पूरे स्केलेटल मसल्स के सेल होते हैं। जैसे कि हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। तो ये हमारे जो मसल्स के सेल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मसल्स फाइबर्स कहते हैं, जो कि हमारे पूरे मसल्स के सेल होती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम इसके अंदर मसल्स फाइबर के अंदर हमारी कुछ प्रेजेंट होती हैं, मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होती है। तो मायोफिब्रिल्स जो होती हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। लाइक हमारी मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वाली जो प्रोसेस होती है ये हमारी किसके थ्रू होती है, मायोफिब्रिल्स के। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ये हाथ है, तो हमने अपनी फिंगर्स को ये ऐसे मोड़ लिया तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ओपन कर लिया तो ये हो गई रिलैक्स। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस चलता रहता है ये किसके थ्रू चलता है, मायोफिब्रिल्स फाइबर्स के थ्रू। एंड जो मायोफिब्रिल्स फाइबर्स होते हैं इनको बनाने का काम कौन करता है, सैक्रोमेयर बनाने का काम करता है। तो ये हमारे हो गया कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 3 लेयर्स के बारे में पढ़ लिया। ये हमारी बोन्स के बारे में पढ़ लिया, टेंडन के बारे में जो कि हमारे बोन्स एंड मसल्स को कनेक्ट कर रहा था। ये हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर हो गई एपीमाइसियम, बीच वाली हो गई पेरीमाइसियम, थर्ड हो गई एंडोमाइसियम। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है मायोफिब्रिल्स वाला पार्ट। तो ये ऊपर मतलब जैसे ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसी को मतलब जो स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। तो हम नॉर्मली ऐसे ही समझ रहे हैं इसको, आगे चल के इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो हमारा जो मायोफिब्रिल्स है
हमारे सैक्रोमेयर से, इस मैंने पहले बताया, ये हमारे जो मायोफिब्रिल्स फाइबर्स हैं इसको बनाने का कौन काम कर रहा है, सैक्रोमेयर कर रहा है। बहुत सारे जो मायोफिब्रिल्स मिलके हमारा एक कंप्लीट मसल्स फाइबर्स को बनाते हैं। मतलब कि जो मायोफिब्रिल्स को अगर हम और मतलब मायोफिब्रिल्स के थोड़ा सा और अंदर हम देखते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, सैक्रोमेयर, जो कि हमारे मायोफिब्रिल्स को बनाने का काम करता है। एंड जब इसके अंदर हमारे कुछ फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको मायोसिन एंड एक्टिन कहते हैं। तो चलिए इसको हम आगे से समझते हैं। बाकी ये जो लिखा हुआ है, ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं आप लोग को नोट्स में मिल जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें ये इन्हीं जितना भी डायग्राम है सबके बारे में लिखा हुआ है। ये हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट होता है एंड अगर जितना भी लिखा हुआ है आप लोग को सब यहाँ पे लिखने को मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है, जो हमने समझाया वही सिर्फ नोट्स में लिखा हुआ है, इन सेंटेंस फ्रेम्ड है। बाकी आप लोग को अगर समझ में आए तो आप लोग अपने सेंटेंस को भी फ्रेम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम शुरू से आप लोग को समझा देते हैं एक बार। तो ये जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था बोन देखा था एंड मसल्स को देखा था। जो टेंडन होती है ये हमारी किससे बनी हुई होती है, कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये हमारी किसको अटैच करती है, बोन एंड मसल्स को एक दूसरे से अटैच करने का काम करती है। फिर आ जाता है हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें हमारी एपीमाइसियम थी। ये हमारी एपीमाइसियम जो कि हमारी फर्स्ट लेयर होती है, ये हमारे पूरे मसल्स को रैप करने में हेल्प करती है, मीन्स कवर करने में हेल्प करती है। फिर हमारा आ जाता है बंडल, जो कि हमारा ये है बंडल। तो बंडल हमारा क्या है, इसको कवर करने का काम हमारी पेरीमाइसियम का, जो कि हमारी सेकेंड लेयर है। फिर आती है फेसिकल। तो फेसिकल को कवर कौन करता है, एंडोमाइसियम, जो कि हमारी सबसे अंदर की लेयर होती है, मसल में जो प्रेजेंट होती है वो हमारी होती है थर्ड लेयर। फिर हमारी जो पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम एंड जो सैक्रोलेमा है, ये हमारे पहले इलास्टिक कंपोनेंट्स की तरह एक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारी सैक्रोलेमा है और इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स इलास्टिक की तरह रिएक्ट करता है। एंड ये हमारी होती है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हमारे कुछ कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। एंड ये हमारी क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसको हम सैक्रोमेयर कहते हैं। तो फिर हमारा आ जाता है सैक्रोमेयर। तो जो सैक्रोमेयर है ये हमारे मायोफिब्रिल्स को बनाने में काम करती है। फिर ये सैक्रोमेयर जो होती है मायोफिब्रिल्स फाइबर्स को बनाती है। फिर बहुत सारे फाइबर्स एक साथ मिलके हमारी मसल्स फाइबर्स को बनाते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में हमारा आ जाता है, फिर जितनी मसल्स फाइबर्स हैं वो हमारे पूरे मसल्स को क्रिएट करती हैं। फिर हमारी कौन चीज़ आ जाती है, सैक्रोमेयर कंप्राइजेस। मतलब अब यहाँ पे सैक्रोमेयर वाला स्टेप आ जाता है, फिर जिसके अंदर हमारे दो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं थिन फिलामेंट, दूसरे को कहते हैं थिक फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन, थिक फिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ मायोसिन प्रोटीन। तो इसको हम यहाँ से ही समझ लेते हैं, चाहे यहाँ से समझ लीजिए। तो ये हमारा होता है मायोसिन, ये होता है हमारा एक्टिन। तो मायोसिन वाला जो होता है ये हमारा थिक होता है, जो एक्टिन वाले आप लोग को पतले पतले दिख रहे होंगे ये हमारा होता है एक्टिन प्रोटीन, जो कि हमारे पतले होते हैं, थिन होते हैं। तो जो ये हमारा एक्टिन है ये पूरा जब अंदर हो जाता है तो ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करता है। तो अब ये हमने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी समझ ली। अब हम बात करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में। अब आप लोग सोचे होंगे कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है। तो जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन मसल, जैसे थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मसल, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मसल्स के बारे में। तो यही हमारी होती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसको हम जो हमारी थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मसल होती है इसको अदर नेम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो अगर एग्जाम में कभी कभी जो हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जो थ्योरी, मतलब ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो पूछा जाता है, अगर आप लोगों को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नेम से आ जाता है, सो डोंट बी कंफ्यूज। आप लोगों को कॉन्ट्रैक्शन मसल्स के बारे में ही पूरा लिख के आना है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो इसमें जैसे ये हमारा आई बैंड होता है, ए बैंड होता है, ये आई बैंड होता है, ये जेड डिक्स होती है, ये साइड वाली जेड डिक्स होती है, ये हमारा एच जोन होता है। एंड ये हमारी होती है मायोसिन, जिसको हम मायोसिन प्रोटीन कह रहे थे, जो कि हमारा थिक फिलामेंट होता है। एक्टिन प्रोटीन को हम थिन फिलामेंट कह रहे थे पहले। एंड ये हमारी होती है मायोसिन क्रॉस ब्रिज। तो ये हमारी जो एक्टिन प्रोटीन होती है मीन थिन फिलामेंट, ये हमारी पतली होती है। एंड जो मायोसिन होती है ये हमारी थिक होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था, यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि जो हमारा सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम था इसके पास क्या थे, कुछ कैल्शियम आयंस थे। तो यहाँ पे जब ये सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा, जब ये कुछ कैल्शियम आयंस को रिलीज़ करता है तो ये हमारे क्या होते हैं, जो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो पार्ट होता है उसके पास जाके ये क्या हो जाते हैं, कांटेक्ट करते हैं, मींस कनेक्ट हो जाते हैं, मींस एक
इम्पल्स क्रिएट करते हैं। तो हमारे जो ट्रोपोमायोसिन होते हैं एंड ट्रोपोनिन होते हैं, ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं एंड क्या करते हैं, मूवमेंट शुरू कर देते हैं। ये मतलब ये जो हमारा कैल्शियम आयंस है, ये हमारे ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर जैसे ही हमारे ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन दोनों मूव होने लगते हैं, तो ये हमारे मायोसिन मॉलिक्यूल हेड के मूवमेंट के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारे मायोसिन मॉलिक्यूल हेड को मूवमेंट के लिए अलाउ कर देते हैं। जैसे कि ये क्या है, मायोसिन मॉलिक्यूल का हेड है जो कि ये मूव करने लगता है। उसके बाद इसके 5th वाला स्टेप है कि जो हमारे थिन फिलामेंट होते हैं, मीन्स जो एक्टिन प्रोटीन होते हैं, ये हमारे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वाली प्रोसेस को जनरेट करता है, जिससे हमारे मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, सिकुड़ना, तो कॉन्ट्रैक्शन को ये जनरेट करता है। फिर जो हमारा मायोसिन का जो हेड होता है, इस पे हमारी एटीपी बाइंडिंग साइट एंड एटीपी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एटीपी एंजाइम्स एंड एटीपी बाइंडिंग साइट है। तो यहाँ पे मतलब होती है वो, उसको जहाँ पे हमारी एटीपी एंजाइम्स एंड एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, थिक, मीन्स मायोसिन फिलामेंट पे ही हमारा प्रेजेंट होता है। थिक फिलामेंट होता है मीन्स मायोसिन का जो हेड होता है, ये एनर्जी को जनरेट करता है, जो कि एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये एटीपी को रिलीज करता है, मतलब जो हमारी एटीपी को एडीपी में जब कन्वर्ट करेगा तो हमारी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। फिर इसमें जो हमारे मायोसिन का जो हेड होता है, ये एटीपी को स्प्लिट करता है, मतलब कि एटीपी से एनर्जी जैसे ही रिलीज होती है, हमारे मायोसिन का जो हेड होता है, मीन जो थिक फिलामेंट होता है, ये क्या होता है, ये एनर्जाइज्ड हो जाता है। एनर्जाइज्ड होने के बाद फिर जो हमारा मायोसिन हेड है, ये एक्टिन से जाके, जैसे कि ये हमारा जो है, फिर हमारा जो मायोसिन का जो हेड होता है, ये किससे, एक्टिन से जाके क्या होता है, बाइंड हो जाता है। फिर एक्टिन के बाइंड होने के पास ये जब एक्टिन प्रोटीन से जब ये बाइंड हो जाता है मायोसिन का हेड, तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, क्रॉस ब्रिज, मायोसिन क्रॉस ब्रिज को कम्प्लीटली फॉर्म कर लेता है। उसके बाद मायोसिन का जो हेड होता है वो एच जोन में, मतलब जो मायोसिन का जो हेड होता है, ये क्या होता है, एच जोन से ये इनवर्ड की तरफ मूव करता है, अंदर जाता है, मतलब कि सैक्रोमेर के सेंटर की तरफ मुड़ जाता है, मीन्स इनवर्ड की तरफ इसके अंदर से मूव हो जाता है। तो क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। उसके बाद जो मायोसिन का जो हेड होता है, वो एटीपी से बाइंड हो जाता है। जो मायोसिन का जो हेड होता है, किससे बाइंड होता है, एटीपी से जाके बाइंड होता है। एंड क्रॉस ब्रिज जो होता है, वो एक्टिन से डी अटैच्ड हो जाता है। जो क्रॉस ब्रिज है वो एक्टिन से डी अटैच हो जाता है। फिर जो हमारे कैल्शियम आयंस होते हैं, ये क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। फिर जब कैल्शियम आयंस जनरेट होते हैं, तो ये पंप होते हैं। फिर जो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो लेवल होता है, वो क्या होता है, हमारे उसमें हाई हो जाता है। फिर हाई होने के बाद ये क्या करता है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करता है। फिर यही जो कैल्शियम आयंस होते हैं, ये हमारे सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मतलब प्रेजेंट रहते हैं। फिर ये इसी की वजह से, इनके हाई लेवल की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंटिन्यू चला करता है। यही प्रोसेस कंटिन्यू एज इट इज़ होती रहती है। तो इसी थ्योरी को हम कॉन्ट्रैक्शन मसल्स इज ऑल्सो नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को हम कॉन्ट्रैक्शन मसल्स कहते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्शन मसल्स को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्जाम में कॉन्ट्रैक्शन मसल्स या फिर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इन दोनों में से कोई एक आता है, तो आपको कॉन्ट्रैक्शन मसल्स वाला ही कंप्लीटली लिखना है। कंफ्यूज मत होना कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है। तो ये कंप्लीट जितना मैंने पढ़ाया है वो कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का ही है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। तो जैसे कि फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमने पूरा पढ़ लिया, यहाँ से हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है पूरा यहाँ तक। तो इसमें जो हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करती है एंड हमारी बॉडी को मूवमेंट कराती है। एंड जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को हम मसल ट्विच के नेम से भी जानते हैं, जो कि हमारी लेंथ में काफ़ी लंबी होती है मसल्स फाइबर्स को, उनको चेंज करने में हेल्प करता है। एंड जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है,
स्केलेटल मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो हमारे किससे शुरू होते हैं? वो हमारे शुरू होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा यही है पूरा। तो हमने ये पढ़ लिया जो हमारी मसल्स होती है वो मूवमेंट कैसे कर पा रही है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस की वजह से। और ये एक्चुअल में होती किससे है? हमारा जो मायोसिन होता है इसी की वजह से हमारी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है, हमारे मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन की वजह से, जो हमारे 2 फिलामेंट्स होते हैं। तो यही हमारी होती है पूरी कंप्लीट मैकेनिज्म। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को फिर से मैं बता रही हूँ, इसको कॉन्ट्रैक्शन मसल्स के नेम से भी जानते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की पूरी थ्योरी पूछी जाती है, अगर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आ रही है, तो आपको कॉन्ट्रैक्शन वाला ही कंप्लीट लिखना है इसमें। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है, थर्ड, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस इसमें स्टेप वाइज ज़्यादा है एंड ये पूरा न्यूरोमस्कुलर का डायग्राम है। आप लोग को इसको समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है इसको मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस आप लोग मतलब अच्छे से वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड ये जो एक एक स्टेप है इसको मैं पढ़ के आप लोग को अच्छे से बता दूंगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस एक एक स्टेप आप लोग ध्यान से सुनिएगा एंड पढ़िएगा। तो ये हमारा होता है पूरा कंप्लीट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जब इसमें हम क्या बेसिकली सीएनएस के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स सीएनएस जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन वाला जो होता है, तो ये हमारा होता है, चलिए ऐसे जान लीजिए, ये हमारा होता है सीएनएस पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा होता है मोटर न्यूरॉन, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होता है। ये हमारे होते हैं मोटर न्यूरॉन के कुछ सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स। ये होता है ये हमारे कुछ वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। एंड ये हमारी होती है मोटर एंड प्लेट, जिसपे हमारे कुछ निकोटिन रिसेप्टार प्रेजेंट होते हैं। सारी प्रोसेस आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक एक स्टेप वाइज। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? डीपोलराइजेशन करता है। इसमें क्या होता है? डीपोलराइजेशन होती है, मतलब कि जैसे इसमें जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ये मैसेज ट्रांसमिट करता है किसको? हमारे मोटर न्यूरॉन को। तो जैसे ही हमारे मोटर न्यूरॉन के पास मैसेज आता है, तो इसके जो सोडियम एंड कैल्शियम चैनल होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैसेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द मोटर न्यूरॉन। जैसे ही मैसेज ट्रांसफर हुआ स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन में, हमारे जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। सोडियम एंड कैल्शियम चैनल ये हमारे ओपन हो जाते हैं। फिर ये जैसे ही ओपन होते हैं, तो हमारे जो बाहर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम एंड सोडियम चैनल, ये हमारे अंदर आ जाते हैं, किसके? मोटर न्यूरॉन के। इतना आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद होता है, यहाँ पे हमारा एक कोलिन प्रेजेंट होता है, आप लोग को कोलिन दिख रहा होगा। तो इसमें जो कोलिन होता है, थर्ड स्टेप में हमारा जो कोलिन प्रेजेंट होता है, ये हमारा प्रेजेंट होता है, जैसे आप लोगों को बाहर दिख रहा होगा। तो ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला एरिया है जिसमें हमारा कोलिन प्रेजेंट होता है। तो कोलिन हमारा क्या करता है? कोलिन हमारा ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमारा कोलिन मोटर न्यूरॉन के अंदर एंटर करता है। किसके? जो हमारा ट्रांसपोर्टर होता है, इसका मेन यही काम होता है कि ये कोलिन को अंदर लेके जाता है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टर है, इसी के थ्रू हमारा जो कोलिन है अंदर जाता है। उसके बाद जैसे ही हमारा कोलिन अंदर आ जाता है, जैसे कि एंटर इनसाइड थ्रू ट्रांसपोर्टर, तो ये हमारा कोलिन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से जैसे ही हमारा अंदर आता है ट्रांसपोर्टर के थ्रू, तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे ही हमारा कोलिन अंदर आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एसीटेट को रिलीज़ कर देता है। तो जैसे ही हमारा एसीटेट रिलीज़ होता है, उसके बाद ये क्या करता है? ये हमारे कोलिन एंड एसीटेट एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है, आफ्टर एसीटेट रिएक्ट्स विद द कोलिन एंड फॉर्म ACH, एसिटाइल कोलिन। जैसे ही हमारा एसीटेट एंड कोलिन रिएक्ट करेगा, ये क्या फॉर्म कर लेता है? ACH आयंस को फॉर्म कर लेता है। ACH मतलब एसिटाइल कोलिन को फॉर्म कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन को एंजाइम। ये हमारे कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज के प्रेजेंस में हमारा एसिटाइल कोलिन को क्या करता है? फॉर्म कर देता है। ये यहाँ तक प्रोसेस हो गई। अब हम बात करते हैं, फिर हमारा उसके बाद क्या होता है? जो हमारा कोलिन है, उसके बाद हमारा कोलिन जो होता है वो सिंथेसाइज हो जाता है। फिर एसिटाइल कोलिन हमारा वेसिकल्स के सरफेस पे जाके अटैच होता है। ये जो हमारा एसिटाइल कोलिन है, ये हमारे कुछ वेसिकल्स होते हैं जिनमें हमारे कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ये पूरा जो सर्कल, ये एकदम मतलब पूरा बंधा हुआ होता है, बंद होता है, पैकेट होता है। इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं वेसिकल्स।
तो जो वेसिकल्स होते हैं तो इन्हीं के ऊपर, इन्हीं की जो सरफेस पे जाके हमारा जो एसिटाइल कोलिन है ये क्या होता है, अटैच्ड हो जाता है सरफेस पे आके। उसके बाद इसमें जो सैनिलैक्सिन मेम्ब्रेन है, ये हमारे वेसिकल्स की सरफेस को क्या करती है, रप्चर कर देती है। रप्चर मतलब जैसे कि यहाँ पे ये हमारा सैनिलैक्सिन प्रोटीन है, ये हमारा सैनिलैक्सिन प्रोटीन है एंड ये हमारी सैनिलैक्सिन जो मेम्ब्रेन होती है, ये सैनिलैक्सिन जो होता है वेसिकल्स की मेम्ब्रेन पे जाके अटैच्ड होगा एंड इसको रप्चर कर देगा। मीन्स रप्चर हो जाएंगे तो ये हमारे जो वेसिकल्स हैं ये बाहर आ जाते हैं, मीन्स फट जाता है। तब जब रप्चर होगा तो कोई चीज़ फट जाती है, जैसे कि हमारा कोई चिप्स का पैकेट है, अगर हम उसको थोड़ा मतलब हल्का हल्का रप्चर करेंगे तो उसके अंदर की जो इतनी भी गैस होती है वो बाहर आ जाती है। तो इसी तरह इसमें भी होता है, जैसे ये रप्चर होता है इसके जो वेसिकल्स हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। फिर जैसे ही बाहर आने लगते हैं उसके बाद फिर आप लोग और जान लीजिए, जो हमारा ACH होता है इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब ये हमारा जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर हो रहा है, वही होता है हमारा जो हमारा यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर नेम से भी जानते हैं ACH को। तो उसके बाद जैसे ही ये रप्चर होता है, जो हमारे वेसिकल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। फिर जो हमारा ACH है ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा। ये हमारा जो होता है ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये तो साइनेप्टिक प्रोटीन का यहाँ पे आता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। फिर यहाँ पे जैसे ही आता है, मतलब कि जो हमारे न्यूरॉन्स एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट का मतलब होता है जो हमारे न्यूरॉन्स एंड मसल, ये हमारी मसल्स होती हैं, न्यूरॉन्स एंड मसल्स के जो बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। फिर ये जो मोटर एंड प्लेट आप लोगों को दिख रही होगी, ये यहाँ से हमारी वेसिकल्स आ गए, यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ से मूव करते हैं हमारे वेसिकल्स, कहाँ, यहाँ से मूव करने लगते हैं। फिर जो हमारी आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक, एसिटाइल कोलिन कम्स इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ACH वाले जो आयंस होते हैं हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं, जो कि हमारे न्यूरॉन मसल्स के बीच का गैप होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है मोटर एंड प्लेट, आप लोग को दिख रहा होगा, ये होती है हमारी मोटर एंड प्लेट, जिन पे हमारे कुछ निकोटिन रिसेप्टार प्रेजेंट हैं। यहाँ पे जो हमारी मोटर एंड प्लेट होती है जिसके पास हमारे क्या है, निकोटिन रिसेप्टार प्रेजेंट हैं, इन्हीं के पास जाके हमारे जो ACH आयंस, यहाँ पे जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो हमारे ACH आयंस यहाँ पे आते हैं वो इन्हीं निकोटिन रिसेप्टार पे जाके क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं। मतलब कि जैसे हमारे वेसिकल्स रप्चर हुए, यहाँ से निकले, तो यहाँ पे जैसे ही हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे जो हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो एसिटाइल कोलिन है आता है, ACH वाला जो आयंस है वो आता है, फिर यहीं से एंटर होके यह हमारे निकोटिन रिसेप्टार पे जाके क्या होता है, बाइंड हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद फिर जो निकोटिन रिसेप्टार है ये जो सोडियम आयंस को इन्फ्लक्स कर देता है एंड पोटेशियम आयन को बाहर कर देता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही हमारे ये ACH आयंस आए और निकोटिन रिसेप्टार पे बाइंड हुए, उसके बाद ये जैसे ही एंटर करते हैं तो ये सोडियम आयंस को अंदर ले लेते हैं, मतलब इन्फ्लेक्स हो जाते हैं, सोडियम आयंस हमारे अंदर आ जाते हैं और जो पोटेशियम आयन होता है वो हमारे बाहर चले जाते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद और ये कंटिन्यू प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक ये हमारा 80 MV पे होता है, 80 MV पे होता है। एंड ये जब तक कि 80 MV हमारा 0 MV में नहीं चेंज हो जाता है तब तक कि ये कंप्लीट प्रोसेस चलती रहती है। उसके बाद हमारी डीपोलराइजेशन अकर होती है, मतलब कि इम्पल्स क्रिएट होता है, मतलब कि जो मैसेज होता है वो ट्रांसमिट होता है। फिर जितने भी रेस्ट ऑफ दी ACH आयंस जो होते हैं, जो बचे हुए ACH आयंस होते हैं, ये एंटर हो जाते हैं हमारे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज में। जो बचे हुए आयंस होते हैं साइनेप्टिक ब्रेविन के थ्रू हमारे किस में एंटर हो जाते हैं, ये हमारा होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। इसमें हमारे बचे हुए CH आयंस जो होते हैं वो आके यहाँ पे, ये हमारा होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, जहाँ पे हमारे बचे हुए ACH एसिटाइल कोलिन आके यहाँ पे एंटर हो जाते हैं अंदर। उसके बाद ये हमारा एंटर हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा एसिटाइल कोलिन एस्टरेज होता है, ये आप लोग को दिख रहा होगा एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ये हमारा टूट जाता है। मतलब जैसे ये टूटेगा उसके बाद ये हमारा किस में टूटता है, एसिटाइल कोलिन एंड एस्टरेज में टूट जाता है, एसिटाइल कोलिन प्लस एस्टरेज, इन दोनों पार्ट में ये टूटता है। उसके बाद फिर से जो हमारा कोलिन होता है वो हमारे
वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमारे मोटर न्यूरॉन के अंदर जाता है। उसके बाद फिर ये रीअपटेक मतलब रीअपटेक हो जाता है। रीअपटेक का मतलब होता है जो हमारा कोलिन है जो अब जब अंदर जाता है तो ये रीअपटेक मतलब अंदर आ जाता है। तो उसी के बाद जितनी भी उसके बाद ये एसीटेट से मिल के एसिटाइल कोलिन एंजाइम बना लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा एसिटाइल कोलिन एंजाइम बनने के बाद यहाँ पे जो वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन पे इनके सरफेस पे जाके ये जुड़ जाते हैं। फिर सेनोलेक्सिन इनके सरफेस को वेसिकल्स के सरफेस को क्या रप्चर कर देता है। फिर जो हमारे ACH आयंस होते हैं वो हमारे निकोटिन रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। फिर हमारा सोडियम अंदर जाता है, पोटेशियम बाहर जाता है। फिर हमारा एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज में हमारे कुछ जो बचे हुए CH आयंस होते हैं ACH आयंस होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। फिर ऐसे ही हमारी कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है एज इट इज़। ये साइकिल हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। एंड नोट्स आप लोग को पूरे के पूरे कंप्लीट नोट्स वो भी फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग को लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मोटर एंड प्लेट, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये हमारा था प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है वो मोटर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है। मीन्स ये वाली मेम्ब्रेन हमारी होती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ तक ये होती प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एंड जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन ऑफ मोटर एंड प्लेट, ये हमारी होती है। जो ये एंड मोटर एंड प्लेट की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, थर्ड है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये हमारे न्यूरॉन एंड मसल्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जिनमें हमारे क्या हो रहे थे एसिटाइल कोलिन आके बीच में प्रेजेंट थे। फिर हमारा आता है मोटर एंड प्लेट। तो मोटर एंड प्लेट वो होता है जहाँ मोटर एंड प्लेट ये होता है जहाँ पे हमारे निकोटिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, लगे हुए होते हैं। एंड हमारे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे प्री साइनेप्टिक आयंस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। मतलब कि ACH आयंस जो यहाँ पे आ रहे थे, जो मतलब आ रहे थे साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे, उसको रिसीव करने का काम इन्हीं का होता है, हमारे मोटर एंड प्लेट का। तो दोस्तों ये था कंप्लीट हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। आई होप आप लोग को कम्प्लीटली समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे हमारे इस सेकेंड पार्ट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल ये कंप्लीट हो गया, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कंप्लीट हो गया। तो तीनों टॉपिक आज हमने कवर कर लिए सेकेंड पार्ट में। एंड इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज हमारी यूनिट 2 का चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे 2 पार्ट्स में है, फिर से मैं बता रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में, मीन्स पूरी बोन्स के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हमने स्केलेटल मसल्स के बारे में, मसल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, आई नो, बट इसी में से 3-4 क्वेश्चंस मतलब आ सकते हैं इम्पॉर्टेंट। तो इसको जैसे कि हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आ सकता है। तो आप लोग को ये आई होप अगर आप लोग स्टेप वाइज समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नोट्स की PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, डोंट वरी। एंड इतना हमारा ये मसल कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा, इसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नेम से भी जानते हैं, तो ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी स्केलेटल मसल्स के बारे में आप लोग जान ही गए होंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल, ये स्केलेटल मसल्स का पूरा है, ये आप लोग समझ गए होंगे कंप्लीट। और ये हमारी फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। एंड ये हमारा आ जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आई होप आप लोग को पूरा कंप्लीटली समझ में आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। पूरी थोड़ी सी लेंदी हो सकती है वीडियो, पर आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड प्लीज़ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा चैप्टर 3 है यूनिट 2 का। पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट चैप्टर 2 का कंप्लीट हो चुका है। एंड चैप्टर 1 की भी जो वीडियो है एंटीगुमेंटरी सिस्टम, वो भी हमने अपलोड कर दी थी, तो वो भी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर्स एंड योर फैमिली।